रिकॉर्डिंग। नमस्कार मित्रों, नेक्स्ट लेवल राजस्थान जी के करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आपका स्वागत है। और ये हमारी 12वीं क्लास है, करंट अफेयर्स राजस्थान 2025 की हमारी 12वीं क्लास है। और कुल मिलाकर हमारी 14 क्लास बनेंगी। 14 क्लास में 2025 का राजस्थान जीके का करंट अफेयर्स आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जो आपका रीट मेंस थर्ड ग्रेड मेंस का एग्जाम जो कि जनवरी में आयोजित होने जा रहा है, अभी 17 से 20 जनवरी, उसके लिए ये मोर देन सफिशिएंट मटेरियल है। इसके अलावा राजस्थान सरकार की किसी भी परीक्षा में अगर आप 2025 का राजस्थान जीके का करंट अफेयर पढ़ोगे तो उसके लिए ये पर्याप्त मोर देन सफिशिएंट मटेरियल है। चाहे वो परीक्षा RAS है, स्कूल लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, या आपका अप्रैल में होने वाला सब इंस्पेक्टर, मई में होने वाला स्कूल लेक्चरर, या जुलाई में होने वाला सेकंड ग्रेड, कोई भी एग्जाम हो, EORO अभी निकलने वाली है, तो उन सभी के लिए 2025 में राजस्थान जी के करंट अफेयर्स के लिए ये आवश्यक पर्याप्त सामग्री है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, यहां से पहले हम पढ़ चुके थे और इस टॉपिक से हम आज पढ़ना है हमें राजस्थान की खनिज नीति। राजस्थान की खनिज नीति, नई खनिज नीति 2024। राजस्थान खनिज नीति, नई जो खनिज नीति है ना राजस्थान की, वो 2024 में आई है। लेटेस्ट जो या नवीनतम राजस्थान की खनिज नीति या राजस्थान की नवीनतम खनिज नीति 2024। अब उसमें कौन कौन से पॉइंट हैं, क्या क्या राजस्थान सरकार ने तय किया है वो देखिए। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में खनन क्षेत्र के योगदान को वर्ष 2029-30 तक 3.4% से बढ़ाकर 5% करना। कहने का मतलब यह है कि वर्तमान में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में खनन क्षेत्र का योगदान कितना है, 3.4% है वर्तमान में। इसको 2029-30 तक बढ़ाकर कितना प्रावधान है, 5%। तो देखो ये फैक्ट आपको पकड़ना है। एवं वर्ष 2046-47 तक, वर्ष 2046-47 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में खनन क्षेत्र का योगदान कितना करने का टारगेट है, 8%। ये आप पकड़ोगे। 2029-30 तक कितना है, 3.4%। और 2046-47 तक कितना है, 8%। राजस्थान का खनन क्षेत्र में योगदान 2029-30 तक बढ़ाकर हमको कितना कर लेना है, नहीं, 2029-30 तक 3.4% से बढ़ाकर हमको कितना कर लेना है, 5% तक। और 2046-47 तक बढ़ाकर कितना कर लेना है, 8%। वर्तमान में 3.4% है, 2029-30 में बढ़ा के इसको कितना करने का लक्ष्य है, 5% का। और 2046-47 में इसको बढ़ाकर कितना परसेंट का लक्ष्य है, 8% का। ये याद रखोगे आप, ठीक है। इसके बाद और क्या क्या चेंज है वो देखो। खनन क्षेत्र में वर्ष 2029-30 तक 50 लाख तथा 2046-47 तक 1 करोड़ व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराना। यहां पर एक चीज जरूर ध्यान रखिए कि राजस्थान की जो ये नवीनतम खनिज नीति 2024 बनाई गई है, इसमें 2 टारगेट लिए हैं। एक तो वर्ष 2029-30 तक और एक वर्ष 2046-47 तक। तो 2029-30 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में खनन क्षेत्र का योगदान 5% करना है। और 2046-47 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में खनन क्षेत्र का योगदान 8% तक करना है, ठीक है। अब बात आई कि कितने लोगों को खनन क्षेत्र में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करना है। तो 2029-30 तक कितने लोगों को, 50 लाख लोगों को। ये फिगर याद करना है आपको, 50 लाख लोगों को, तथा 2046-47 तक कितने लोगों को, 1 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। ये 2 डेटा याद रखना, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान और कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024। तो राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति, भाई नवीनतम निर्यात संवर्धन नीति कब आई है, 2024। इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं देखिए। उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लाई गई नीति है। सिंपल फैक्ट याद करोगे,
राजस्थान की नवीनतम निर्यात संवर्धन पॉलिसी या नवीनतम निर्यात संवर्धन नीति कब आई? 2024। अब चूंकि निर्यात संवर्धन है तो वो किस चीज के लिए लाई जाएगी? निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। राजस्थान एवीजीसी एक्सआर पॉलिसी 2024, पहले तो हेडिंग याद रखोगे। राजस्थान एवीजीसी एक्सआर पॉलिसी कब आई है? 2024। अब ये किस चीज से संबंधित है वो देखिए। राजस्थान एवीजीसी एक्सआर पॉलिसी 2024 एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी के क्षेत्र में स्थानीय प्रतिभाओं, राज्य की संस्कृति एवं स्थानीय संसाधनों को मिलेगा बढ़ावा। थोड़ा टेक्निकल है। एनिमेशन के क्षेत्र में, विजुअल इफेक्ट्स के क्षेत्र में, गेमिंग के क्षेत्र में, बस ये 3 पॉइंट याद रख लो, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग। क्योंकि एक एक ऑप्शन पे जब वो 3-3, 4-4 चीज सेट करेगा तो इन 3 शब्दों में से कोई ना कोई से शब्द किसी एक ऑप्शन पे आएंगे, समझ गए। बाकी और पूछ लेगा भाई खनिज क्षेत्र में उत्थान के लिए, सौर ऊर्जा क्षेत्र में उत्थान के लिए, रोजगार क्षेत्र में उत्थान के लिए, किसी भी क्षेत्र में लिए, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा आएगा एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और गेमिंग क्षेत्र में क्या करना? राज्य की संस्कृति और स्थानीय संसाधनों को मिलेगा बढ़ावा। संस्कृति और स्थानीय संसाधनों को क्या मिलेगा? बढ़ावा। एक मिनट। एनिमेशन, राजस्थान एवीजीसी एक्सआर पॉलिसी 2024 डायरेक्ट याद करोगे कब आई? 2024 पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट किस क्षेत्र में है? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और गेमिंग, इन क्षेत्रों में राज्य की संस्कृति और स्थानीय संसाधनों को क्या मिलेगा? बढ़ावा। मतलब एनिमेशन क्षेत्र में, विजुअल इफेक्ट्स के क्षेत्र में, गेमिंग के क्षेत्र में राजस्थान की संस्कृति और स्थानीय संसाधनों को बढ़ावा देने के संबंध में यह पॉलिसी एवीजीसी एक्सआर पॉलिसी 2024 आई। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना नीति 2024, सिंपल पॉइंट है, डायरेक्ट याद करो। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना नीति, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में प्रोत्साहन देने वाली नीति। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना नीति 2024 राज्य में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना शुरू की है। यह योजना RIPS 2022 का 19 संस्करण है। सिंपल पॉइंट करो, किस निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए? निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ये नीति आई। एग्जामिनर एक सवाल तो यही पूछेगा, नवीनतम राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना नीति कब आई? 2022, 2019, 2024, 2025। क्या उत्तर आएगा? 2024 में आई निवेश प्रोत्साहन योजना नीति। अब ये किस चीज के लिए है? कि राज्य में निवेश को बढ़ावा दो और औद्योगिक क्षेत्र का उन्नत करो। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने। निजी निवेश को प्रोत्साहित करो और औद्योगिक विकास को बढ़ावा दो। राजस्थान MSME पॉलिसी 2024, नवीनतम राजस्थान MSME पॉलिसी 2024। तो ये बात आप ढंग से जानते होंगे कि MSME सेक्टर किसे कहते हैं। M का मतलब है माइक्रो, सूक्ष्म, S का मतलब है स्मॉल, लघु, और M का मतलब है मीडियम, मध्यम, और E का मतलब है एंटरप्राइजेज, इसका मतलब उद्यमों। तो राजस्थान MSME नीति 2024 प्रदेश के, यहां पकड़ना, अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएगी। कुल मिला के राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को उन्नत करना और उसको वैश्विक बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के संबंध में कौन सी नीति? राजस्थान MSME नीति। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति कब आई? 2024। एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024, इसमें क्या है? अब एक चीज ध्यान रखना, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, अक्षय ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा कहा जाता है। तो ये किस चीज के लिए है? प्रदेश अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में देश भर में प्रथम है।
अब अक्षय ऊर्जा में कौन कौन सी ऊर्जा शामिल है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, समझ गए? मतलब नवीकरणीय ऊर्जा ये शामिल है। और भी कई हैं लेकिन प्रमुख रूप से यही है। अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में देश में कौन से नंबर पर है? राजस्थान प्रथम। यहां सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की असीमित संभावनाएं हैं। इसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और हरित ऊर्जा तंत्र को स्थापित करना। एक शब्द आया नवीकरणीय ऊर्जा और एक शब्द आया हरित ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा ऐसी होती है कि इन ऊर्जा संसाधनों का पुनर्नवीकरण किया जा सकता है, मतलब दोबारा ये नए सिरे से बन जाते हैं। और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन वे होते हैं जो एक बार खत्म होने के बाद दोबारा आसानी से नहीं बनते, हजारों लाखों वर्षों के बाद बनते हैं। और नवीकरणीय वो होते हैं जो तुरंत या कुछ समय के बाद ही दोबारा बन जाते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा अक्षय ऊर्जा होती है। अक्षय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य, किसका उद्देश्य है? एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति का उद्देश्य। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति का उद्देश्य। तो स्वच्छ ऊर्जा नीति कैसी नीति है? नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है, अक्षय ऊर्जा से संबंधित है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा को एक तो बढ़ावा देना और दूसरा हरित ऊर्जा तंत्र स्थापित करना। इसका उद्देश्य एक तो नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और दूसरा हरित ऊर्जा तंत्र स्थापित करना। अब एक चीज और देखिए, ये जो अक्षय ऊर्जा होती है या नवीकरणीय ऊर्जा होती है, ये वायुमंडल में प्रदूषण नहीं करती, प्रदूषण रहित ऊर्जा होती है। प्रदूषण रहित जो ऊर्जा होती है प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन का मेरा मतलब है जैसे जीवाश्म, उनको नष्ट किए बिना और वायुमंडल में प्रदूषण किए बिना ये ऊर्जा बनती है। तो ये हरित ऊर्जा तंत्र स्थापित करती है। हरित ऊर्जा उसको कहते हैं जो प्रदूषण नहीं करती है। प्रदूषण रहित ऊर्जा को हरित ऊर्जा बोलते हैं, प्रदूषण रहित ऊर्जा को हरित ऊर्जा बोलते हैं। या पर्यावरण का नुकसान, जीव जंतु पेड़ पौधे इनका नुकसान किए बिना जो ऊर्जा बनती है उसको हरित ऊर्जा बोलते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा या हरित ऊर्जा एक ही बात है और ये एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा के अंतर्गत ही आती है। अब इसमें अक्षय ऊर्जा में कौन कौन सी ऊर्जाएं प्रमुख आती हैं? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये प्रमुख हैं। यूं तो और भी हैं लेकिन ये प्रमुख हैं। वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को 125 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य। देखो ऐसे सवाल पेपर में आते हैं। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि राजस्थान नवीनतम राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 में पारित हुई। ठीक है भाई, हुई। दूसरा पॉइंट, एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति के अनुसार 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को 125 गीगावाट, गीगावाट है इसको ध्यान रख लेना, 125 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब वो ऑप्शन डाल देगा 150 गीगावाट, 125 गीगावाट, 200 गीगावाट, 100 गीगावाट। एग्जामिनर ये भी सवाल डायरेक्ट पूछ सकता है कि नवीनतम राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति के अनुसार 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को कितने गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य? 100 गीगावाट, 125 गीगावाट, 150 गीगावाट, 200 गीगावाट। तो कितने गीगावाट? 125 गीगावाट। कब तक? वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा को। राज्य स्तरीय सीनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में बीकानेर ने अजमेर को 2-1 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। तुम्हें सिंपल एक पॉइंट याद रखना है कि राज्य स्तरीय सीनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में कौन जीता? बीकानेर जीता। बीकानेर ने किसको हरा दिया? अजमेर को हरा दिया। राज्य स्तरीय सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में कौन सा जिला विजेता रहा? बीकानेर जिले विजेता रहा। किसको हरा दिया? अजमेर को हरा दिया। 9 अगस्त 2025 को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है आदिवासी दिवस की थीम देखिए, 9 अगस्त 2025, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया जिसकी थीम है
आदिवासी लोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अधिकारों की रक्षा, भविष्य को आकार देना। तो इस पॉइंट को खास पकड़ लेना, आदिवासी लोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, इस पॉइंट को पकड़ लेना। एग्जामिनर पूछेगा इस वर्ष मतलब 9 अगस्त 2025 को विश्व आदिवासी दिवस बनाया गया, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम क्या थी? थीम इंपॉर्टेंट होती है। आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, ये तो एक नॉर्मल सवाल है, इतना तो याद होता है विद्यार्थियों को। लेकिन 9 अगस्त 2025 को मनाए गए आदिवासी दिवस की थीम क्या थी? तो थीम क्या है? आदिवासी लोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अगर आप सिर्फ इतना याद कर लेते हैं तो ही सवाल हिट हो जाएगा आपका। अधिकारों की रक्षा और भविष्य को आकार देना। कारगिल विजय की 26वीं वर्षगांठ पर जैसलमेर के पोखरण में भारतीय सेना ने स्वदेशी 155 मिमी आर्टिलरी गोला बारूद का सफल परीक्षण किया। कोणार्क कोर्प्स के जवानों ने पोखरण फायरिंग रेंज में इस अभ्यास को अंजाम दिया। इस परीक्षण का सेना ने जोरदार, घातक और बेजोड़ रखा। इसका नाम, परीक्षण का नाम सेना ने जोरदार, घातक और बेजोड़ रखा, जो इसकी ताकत और सटीकता को दर्शाता है। तो हमें सिर्फ 2 शब्द पकड़ने हैं। क्या पकड़ने हैं वो देखो। कारगिल विजय की 26वीं वर्षगांठ पर राजस्थान में कहां पर स्वदेशी आर्टिलरी गोला बारूद का सफल परीक्षण किया सेना ने? कारगिल विजय की 26वीं वर्षगांठ, कौन सी वर्षगांठ? 26वीं वर्षगांठ, जुलाई में आती है। जुलाई 2025 को कौन सी? जुलाई 2000 में कारगिल विजय दिवस हुआ तो 2000 में पहली वर्षगांठ हो गई, 2001 में दूसरी हुई और 2025 में 26वीं वर्षगांठ हुई। तो जुलाई 2025 में कारगिल विजय की 26वीं वर्षगांठ मनाई गई। अब पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कहां मनाई गई भाई? पोखरण में, जैसलमेर पोखरण में। ठीक है। भारतीय सेना ने स्वदेशी आर्टिलरी गोला बारूद का सफल परीक्षण कहां पर किया? पोखरण, जैसलमेर में। तो पहला सवाल तो ये रहेगा कि कारगिल की 26वीं वर्षगांठ, कारगिल विजय की 26वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय सेना ने स्वदेश निर्मित गोला बारूद का सफल परीक्षण कारगिल विजय के अवसर पर, समझ गए, कहां किया? पोखरण, जैसलमेर में किया। तो पहला पॉइंट तो पोखरण, जैसलमेर है। और दूसरा, इस प्रदर्शन का नाम क्या दिया सेना ने? इस प्रदर्शन का नाम सेना ने दिया जोरदार, घातक और बेजोड़। सेना ने जो पोखरण, जैसलमेर में जोरदार, घातक और बेजोड़, ये पकड़ लेना। कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वदेशी गोला बारूदों का सफल परीक्षण भारतीय सेना ने पोखरण, जैसलमेर में किया। कहां किया? पोखरण, जैसलमेर में किया। और ये जो प्रदर्शन किया है ना पोखरण, जैसलमेर में, इसको क्या नाम दिया सेना ने? जोरदार, घातक और बेजोड़। बस ये 2 शब्द पकड़ो, पोखरण, जैसलमेर और जोरदार, घातक और बेजोड़। राजस्थान आर्थिक समीक्षा सारांश 2024-25। देखो, बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े टेक्निकल सवाल आएंगे अभी आपके सामने, जो आरएएस की परीक्षा, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में खास रूप से पूछे जाते हैं और सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक तो है जैसे राजस्थान आर्थिक समीक्षा सारांश 2024-25। वर्तमान में कौन सा वित्तीय वर्ष चल रहा है? 2025-26 चल रहा है। कौन सा चल रहा है? 25-26, 2025-26। क्यों? वित्त वर्ष स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल 2025 से और खत्म होता है 31 मार्च को। 31 मार्च 2026 आ जाएगा। तो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच जो ये वित्त वर्ष चल रहा है, ये वर्तमान वित्त वर्ष है। ठीक है। तो बजट जो पारित होता है, बजट पारित जो हमारा हो चुका है, वो इस वित्तीय वर्ष का बजट पारित हो चुका है, जो कि 25-26 है। और पिछला वित्त वर्ष था ना जो 2024-25, उस वित्त वर्ष की आर्थिक समीक्षा होती है। पिछले वित्त वर्ष की आर्थिक समीक्षा होती है और वर्तमान वित्त वर्ष का बजट पारित हो चुका होता है। तो जो सवाल इकोनॉमी करंट पे बनते हैं, पिछले वित्तीय वर्ष की आर्थिक समीक्षा पर आधारित होकर बनते हैं और वर्तमान वित्त वर्ष के बजट पर आधारित होकर बनते हैं। तो अब यहां देखिए, राजस्थान आर्थिक समीक्षा सारांश 2024-25। आर्थिक समीक्षा अगर होगी तो वो तभी तो होगी जब वो वित्त वर्ष पूरा हो चुका होगा।
और उस वित्त वर्ष में जितनी मदों में जो अनुदान राशि स्वीकृत की गई थी वो किस हद तक खर्च की, क्या प्रोग्रेस रही, ग्रोथ रेट क्या रही, उसके आधार पर सवाल बनेंगे। तो आर्थिक समीक्षा वर्तमान वित्त वर्ष की होगी या पिछले वित्त वर्ष की होगी? पिछले वित्त वर्ष की होगी। तो राजस्थान आर्थिक समीक्षा सारांश 2024-25, वित्त वर्ष 2024-25 का आर्थिक समीक्षा सारांश 2024-25। तो 2024-25 का सारांश क्या है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP, ग्रोस स्टेट घरेलू डोमेस्टिक उत्पाद प्रोडक्ट, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2024-25 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार स्थिर कीमतों। अब यहां पर दो कीमतों पे, स्थिर कीमतों पे और प्रचलित कीमतों पे। स्थिर कीमतों का आधार वर्ष होता है हमेशा 2011-12 पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद रुपए 9.06 लाख करोड़ अनुमानित किए गए हैं, जो कि गत वर्ष 2023-24 के रुपए 8.41 लाख करोड़ से 7.82% की वृद्धि को दर्शाते हैं। तो इसका मतलब क्या है वो दम देखिए। इसका मतलब ये है कि 2023-24 का जो वित्त वर्ष है ना, उसकी तुलना में 2024-25 के वित्त वर्ष में 2024-25 के वित्त वर्ष में 7.82% की वृद्धि हुई है राजस्थान में GSDP में, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में। इस केवल एक पॉइंट को पकड़ लो आप। देखो 2025-26 का वित्त वर्ष वर्तमान में चल रहा है, इसमें सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहेगा ये तो भविष्य में तय होगा। अभी तो 31 मार्च 2026 तक तो ये वित्त वर्ष चल ही रहा है, फिर कैलकुलेशन निकलेगी उसके बाद। तो अभी कैलकुलेशन किसकी निकली है? पिछले वित्त वर्ष की निकली है। कौन से वाले की निकली है? 2024-25 की निकली है। 25-26 तो चल रहा है, 24-25 की आर्थिक समीक्षा हो चुकी है। तो 2024-25 वित्त वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो उससे पिछले वित्त वर्ष, तो उससे पिछले कौन सा वित्त वर्ष था? 2023-24, उसकी तुलना में 2024-25 के वित्त वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों पर, एक की पॉइंट आएगा स्थिर कीमतों पर। क्या सवाल आएगा? स्थिर कीमतों पर कितनी वृद्धि हुई है? ये है ना 7.82 है, तो मैंने यहां लिख दिया 7.82% की वृद्धि हुई है। कैसी कीमतों पर भाई? स्थिर कीमतों पर। दोबारा देखिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP वर्ष 2024-25 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार स्थिर कीमतों। क्या शब्द है? स्थिर कीमतों। स्थिर कीमत का आधार वर्ष 2011-12 होता है, पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद रुपए 9.06 लाख करोड़ अनुमानित। ये सब छोड़ देना है आपको, 9.606 लाख, 8.41 लाख, ये नहीं आते पेपर में। एक ही सवाल आएगा बस एक पॉइंट पर, एक शब्द पकड़ा आपने स्थिर कीमतों पर, तो वो सवाल क्या रहेगा? इसको पकड़ लेना, 7.82% की वृद्धि। 7.82% की वृद्धि। एग्जामिनर पूछेगा स्थिर कीमतों पर, एक तो यह की पॉइंट रहेगा, स्थिर कीमतों पर GSDP सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि कौन से वित्त वर्ष में? 2024-25 वाले वित्त वर्ष में। किस वित्त वर्ष की तुलना में? 2023-24 की तुलना में 2024-25 वाले वित्त वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि स्थिर कीमतों पर कितनी रही? 7.82% रही। इसको एग्जैक्टली याद करना, 7 पॉइंट समथिंग बोल सकते हो आप, और शॉर्ट करवा देता हूं आपको, 7.82 या 7 पॉइंट समथिंग। ठीक है भाई। अब आएगी प्रचलित कीमतों में। अगला पॉइंट, वर्ष 2024-25 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार
प्रचलित कीमतों पर, अगला की पॉइंट क्या आया, प्रचलित कीमतों पर। तो इन दो शब्दों को पकड़ लेना आप, स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत। राजस्थान की आर्थिक वृद्धि भी स्थिर कीमत पर पूछी जाएगी और प्रचलित कीमत पर पूछी जाएगी। राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय भी स्थिर कीमत पर पूछी जाएगी और प्रचलित कीमत पर भी पूछी जाएगी। राज्य सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि भी प्रचलित कीमत पर पूछी जाएगी और स्थिर कीमतों पर पूछी जाएगी। दोनों को याद कर लेना, ठीक है। अब 2024-25 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद रुपए 17.04 लाख करोड़ अनुमानित किए गए हैं। ये फिगर याद नहीं करना, जो कि गत वर्ष मतलब 2023-24, जो कि गत वर्ष 2023-24 के रुपए 15.22 लाख करोड़ से 12.02% की वृद्धि को दर्शाते हैं। बस तुम्हें तो ये पॉइंट पकड़ना है कि अनुपात में कितनी प्रतिशत की वृद्धि, 12.02% की वृद्धि को दर्शाते हैं। तो सरल भाषा में याद कर लो, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी पिछले वित्तीय वर्ष मतलब 2024-25 में, उससे पिछले वित्तीय वर्ष मतलब 23-24 की तुलना में, 23-24 की तुलना में स्थिर कीमत पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई, 7.82%। प्रचलित कीमत पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई, ये रही 12.02%। तो ये पकड़ लेना की पॉइंट में स्थिर कीमत पूछ रहा है या प्रचलित कीमत पूछ रहा है। इन दो शब्दों पे बात रुक जाएगी और प्रश्न अगर पूछा सिर्फ ये दो उत्तर आएंगे, बाकी सारी कहानी है। पकड़ गए, आगे बढ़ो। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, शुद्ध को बोला जाता है नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएसडीपी का मतलब है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, मतलब राज्य के अंतर्गत जो उत्पादन हो रहा है, चाहे वो उत्पादन राज्य की इकाइयों का हो रहा है, चाहे कोई बाहर दूसरे देश या दूसरे राज्य की इकाई का जो हमारे राज्य में हो रहा है, वो सब मिला के जो राज्य की सीमा के अंदर हो रहा है, वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, ठीक है। अब आ गया भैया आपका सकल की बजाय शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या होता है, शुद्ध वो होता है कि हमारे राज्य की सीमा के अंतर्गत जो उत्पादन हो रहा है, उसमें से ऐसा उत्पादन जो कि बाहर किसी दूसरे राज्य दूसरे देश की इकाई का हमारे यहां पे हो रहा था और वो यहां से हटके या यहां से लेके वो अपने देश में ले जाएंगे, उसको तो हटा दिया जाता है। और हमारे राजस्थान की कोई इकाई अगर हमारे राजस्थान से बाहर कहीं उत्पादन कर रही है, जहां का उत्पादन हमारे राज्य में आएगा, उसको जोड़ दिया जाता है। उसको नेट या शुद्ध राज्य सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, एनएसडीपी। तो इसमें क्या परफॉर्मेंस है वो देखिए। वर्ष 2024-25 में 8.03% की वृद्धि को दर्शाता है। एनएसडीपी राजस्थान की कितनी रही है भाई, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 8.03%। अब देखो आप याद कैसे करोगे, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी स्थिर कीमतों के आधार पर 24-25 में वृद्धि 7 पॉइंट समथिंग, प्रचलित कीमतों पर 12 पॉइंट समथिंग, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद एनएसडीपी में 24-25 में वृद्धि 8 पॉइंट समथिंग, 8 पॉइंट समथिंग। राउंड फिगर पे लिया करो बात को, ठीक है ऐसे। अब प्रति व्यक्ति आय आ गई, इसको 100% याद करना। याद तो जो मैंने करंट अफेयर में लिख दिया वो सारा ही करना है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय तो लगभग हर परीक्षा में पूछ ली जाती है। राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय देखिए, प्रति व्यक्ति आय अग्रिम अनुमानों के अनुसार स्थिर कीमतों पर हाँ भाई, प्रति व्यक्ति आय अग्रिम अनुमानों के अनुसार स्थिर कीमतों पर, यह की पॉइंट पकड़ना, स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 2024-25 में 96,638 रुपए अनुमानित की गई है, जो कि गत वर्ष 2023-24 में 90,414 की तुलना में वर्ष 2024 में 6.88% की वृद्धि को दर्शाती है। की वृद्धि को पकड़ लेना। तो देखो तुम्हें 2 पॉइंट याद करना है 2024-25 में, क्योंकि पिछला वित्तीय वर्ष 2024-25 है, तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद भी 24-25 का ही पूछा जाएगा,
प्रति व्यक्ति आय भी 24-25 की पूछी जाएगी। अब जब इनमें वृद्धि पूछी जाएगी तो पिछले वित्तीय वर्ष मतलब 23-24 की तुलना में कितना बढ़ा है वो पूछा जाएगा, समझ गए। अब एग्जामिनर ये पूछेगा कि भाई साहब प्रति व्यक्ति आय राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय 2024-25 में स्थिर कीमतों पर कितनी थी, तो आपने पकड़ा कि साहब 96,638 रुपए। अब नीचे आ जाओ, प्रचलित कीमतों पर दूसरा पॉइंट क्या आ गया, प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 23-24 में रुपए 1,66,647 की तुलना में अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 24-25 में रुपए 1,85,053 रुपए अनुमानित की गई है, जो गत वर्ष की तुलना में वर्ष 24-25 में 11.04% की वृद्धि दर्शाती है। अब इसको सरल भाषा में समझ लो। देखो इसको ऐसे पकड़ो, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, स्थिर कीमतों पर 2024-25 में 96,638 को ऐसे याद करते हैं 96,000 समथिंग, खत्म बात। स्थिर कीमतों पर 96,000 और प्रचलित कीमतों पर 1,85,000। प्रचलित कीमतों पर कितनी है भाई, प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 23-24 में रुपए इतनी की तुलना में अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 24-25 में 1,85,053, तो इसको सीधे 1,85,000। तुम्हें सीधे सट्ट दो बात याद रखनी है कि 2024-25 में राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर 96,000, स्थिर कीमतों पर कितनी है 96,000 और प्रचलित कीमतों पर 1,85,000। बस दो फिगर याद करो, प्रति व्यक्ति आय राजस्थान के प्रति व्यक्ति आय 2024-25 में स्थिर कीमतों पर 96,000 और प्रचलित कीमतों पर 1,85,000, प्रचलित कीमतों पर 1,85,000, ठीक है। अब स्थिर कीमतों पर जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें कितनी वृद्धि हुई है पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में, और प्रचलित कीमतों पर जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें कितनी वृद्धि हुई है, ये हमारा सेकेंडरी सवाल है। 90 से 95% चांस तो हमारा यहीं खत्म हो जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर कितनी और प्रचलित कीमतों पर कितनी। अब अगर मान लो वृद्धि भी पूछ ले और अपन याद करें तो इसको ऐसे याद करना, कैसे याद करना, इसको ऐसे याद करना कि प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर उसमें जो वृद्धि है ना वो 6.88% की वृद्धि को दर्शाती है। कौन सी कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर। स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी 96,000, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वृद्धि कितनी 6 पॉइंट समथिंग स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय में, ठीक है। प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 1,85,000, उसमें वृद्धि 12 पॉइंट समथिंग प्रतिशत या 6 पॉइंट समथिंग प्रतिशत। और प्रचलित कीमतों पर जो प्रति व्यक्ति आय है, प्रचलित कीमतों पर लिख रहा है ना, प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 2024-25 में 1,85,000 और उसमें वृद्धि कितनी है 11 पॉइंट समथिंग प्रतिशत। वृद्धि कितनी है 11 पॉइंट समथिंग प्रतिशत। एग्जामिनर सिंपल 2 पॉइंट पूछेगा, वित्त वर्ष 2024 में, वित्त वर्ष 2024-25 में राजस्थान में स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 96,000 रुपए, स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है 6 पॉइंट समथिंग। प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 1,85,000, प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है 11 पॉइंट समथिंग। बस ये 4 शब्द याद रखने, बाकी छोड़ दो सारा। अब आगे बढ़ो, ये अगला फैक्ट है, राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999-2000 है भाई, याद करना। ये राजस्थान का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक कितना है भाई राजस्थान का,
थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999-2000। थोक मूल्य सूचकांक का आधार कितना है? 1999-2000। स्थिर कीमतों पर, स्थिर कीमतें 2011-12। थोक मूल्य सूचकांक 1999-2000। आर्थिक विकास के मुख्य सूचकांक, सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर। अब देखिए मैंने लिखे सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर, स्थिर कीमतों, स्थिर मूल्यों पर 7 पॉइंट समथिंग प्रतिशत, प्रचलित मूल्यों पर, देखो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर पूछ रहा है ये, जीएसडीपी में, जीएसडीपी, जीएसडीपी या सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर पूछ रहा है, समझ गए। और जस्ट पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़े हैं ये 2024-25 वाले, जो हमने पीछे पढ़ा है वो अब हमने यहां लिख दिया है। आर्थिक विकास के मुख्य सूचकांक, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर, स्थिर मूल्यों पर, स्थिर मूल्य 2011-12 7 पॉइंट समथिंग प्रतिशत, प्रचलित मूल्यों पर 12.02 प्रतिशत या 12 पॉइंट समथिंग, सकल राज्य मूल्य वर्धन में स्थिर मतलब 2011-12 मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान, सकल राज्य मूल्य वर्धन, GSVA, GSVA, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन, एड मतलब सकल राज्य मूल्य वर्धन। अब इसके हिसाब से स्थिर मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान, राज्य का योगदान कितना है, किन मूल्यों पर? स्थिर मूल्यों पर। ये पेपर में आते हैं, आरएसके में बड़े प्रिय सवाल हैं एग्जामिनर के, कठिन पेपर, टफ होगा। जाओ एग्जामिनर पूछेगा 2024-25 के अनुसार सकल राज्य मूल्य वर्धन में, राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में स्थिर मूल्यों पर विभिन्न क्षेत्रों का योगदान का निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है या नहीं है। मतलब सकल राज्य मूल्य वर्धन में किस क्षेत्र का कितना योगदान है, परसेंटेज है जो आपको याद करनी है। कृषि का कितना है, राउंड फिगर में याद करना, लगभग 26%। उद्योग का कितना है, लगभग 28%। सेवाओं का कितना है, लगभग 45%। समझ गए। तो एग्जामिनर पूछेगा, ये बड़ा सवाल है, सकल राज्य मूल्य वर्धन में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों का योगदान कितना है। जैसे पूछ लेगा राजस्थान में सकल राज्य मूल्य वर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है। अब कृषि क्षेत्र का योगदान अब 26.54, 28.39, 45.07 ऐसे किसी को याद नहीं हो सकता और नहीं करना चाहिए। तो फिर उसमें क्या करना चाहिए, राउंड फिगर पर आइए। कृषि में 26 पॉइंट समथिंग प्रतिशत, उद्योग में 28 पॉइंट समथिंग प्रतिशत, सेवाओं में 45 पॉइंट समथिंग। तो ऐसे याद करो 26, 28, 45। कृषि 26 पॉइंट समथिंग, उद्योग 28 पॉइंट समथिंग, सेवा 45 पॉइंट समथिंग। सकल राज्य मूल्य वर्धन में राज्य के इन क्षेत्रों का इतना योगदान है। ठीक है। किन कीमतों पर भाई, स्थिर कीमतों पर। किन कीमतों पर, स्थिर मूल्यों पर या स्थिर कीमतों पर। अब सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रचलित मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान देखो, प्रचलित मूल्यों पर देख लो। कृषि प्रचलित मूल्यों पर भी, कृषि वही 26 पॉइंट समथिंग, उद्योग या 28 की जगह 27 हो गया है, और सेवाएं वही 45 पॉइंट समथिंग है। कहने का मतलब यह है राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धन में तीनों क्षेत्रों का योगदान कितना कितना परसेंटेज है, कृषि, उद्योग और सेवा। अगर स्थिर कीमतों पर पूछे तो 26, 28 और 45। 26 कृषि, 28 उद्योग और 45 सेवा। स्थिर मूल्यों पर या स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में योगदान पूछे तो ठीक है। प्रचलित कीमतों पर पूछे तो 26 कृषि, 27 उद्योग और 45 सेवा, लगभग सिमिलर है। समझ गए। प्रति व्यक्ति आय दोबारा आ गई भाई। स्थिर मूल्यों पर 96,000 पड़ी थी ना आपने, वो प्रचलित पे 1,85,000। प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 1,85,000, स्थिर मूल्यों पर 96,000।
ये दोनों याद कर लेना। स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय लगभग 96,000, प्रचलित मूल्यों पर 1,85,000। पूछ लेना वहां पे एग्जामिनर प्रचलित मूल्य पे पूछ रहा है, स्थिर मूल्य पे पूछ रहा है। और ये बहुत ही टेक्निकल चीज पढ़ा रहा हूं आज। 100% कोई चांस नहीं, इस क्लास को लिख के रख लो। आरएएस में आज की क्लास में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, सब इंस्पेक्टर में 1 सवाल 2 सवाल पक्के किसी भी परीक्षा में हो सकता है, तुम्हारे रीट मेंस में भी आ जाए। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का राजस्थान में आधारित वर्ष क्या है? याद कर लो, 2011-12। इफ बिल्कुल फिट फैक्ट है। और ऐसे सवाल जब पेपर में आते हैं ना, तो टॉप 100 रैंक लेने वाले विद्यार्थी अटेम्प्ट करते हैं इनको। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का राजस्थान में आधार वर्ष क्या है? 2011-12। स्थिर कीमतों का क्या है? 2011-12। स्थिर कीमतों का 2011-12। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12। और थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999-2000। अभी पढ़ाया था ना थोड़ी देर पहले। भारत की जीडीपी में राजस्थान की जीएसडीपी का योगदान, अब देखो आगे। भारत की जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में राजस्थान की, स्टेट आते ही आ जाएगा, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस मतलब सकल, स्टेट मतलब राज्य, और डोमेस्टिक मतलब घरेलू, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। भारत की जीडीपी में या भारत के सकल राज्य उत्पाद में, सकल घरेलू उत्पाद में राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का योगदान कितना है? अब देखो, स्थिर 2011-12 हो गई ना, स्थिर कीमतों में 4.90% और प्रचलित कीमतों में 5.26%। तो आप पढ़ोगे, याद कैसे करोगे? भारत की जीडीपी में राज्य के जीएसडीपी का योगदान स्थिर कीमतों पर 4 पॉइंट समथिंग प्रतिशत और प्रचलित कीमतों पर 5 पॉइंट समथिंग प्रतिशत। स्थिर कीमतों पर कितना? 4 पॉइंट समथिंग प्रतिशत और प्रचलित कीमतों पर कितना? 5 पॉइंट समथिंग प्रतिशत। पॉइंट के बाद को छोड़ दो, समथिंग समथिंग समथिंग। 4 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग। समझ गए? सरल सवाल याद रखो। राज्य भारत की जीडीपी में राज्य के जीएसडीपी का योगदान कितना है? प्रचलित कीमतों पर 4 पॉइंट समथिंग, नहीं, स्थिर कीमतों पर 4 पॉइंट समथिंग और प्रचलित कीमतों पर 5 पॉइंट समथिंग। तो आप राउंड फिगर में आप डिजिट याद करो, उसके बाद पॉइंट के बाद समथिंग समथिंग समथिंग। ठीक है? शीर्ष 5 जिलों का सकल जिला घरेलू उत्पाद प्रचलित और स्थिर 2011-12। कहने का मतलब है कि राजस्थान में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में राजस्थान में 5 जिलों में, कौन से जिले हैं भाई? राजस्थान के टॉप 5 जिलों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कौन कौन से जिलों का नंबर आता है? शीर्ष 5 जिले सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कौन कौन से? पहले नंबर पर कौन सा है? जयपुर, याद कर लेना। दूसरे नंबर पर अलवर, तीसरे नंबर पर जोधपुर, चौथे नंबर पर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा चौथे पर है, समझ गए? 5वें पर अजमेर है। अब इसको याद करो। राजस्थान में सर्वाधिक सकल घरेलू उत्पाद कौन से जिले का है? जिले के हिसाब है भाई। सकल जिला घरेलू उत्पाद हाईएस्ट जयपुर, दूसरे नंबर पर अलवर, तीसरे नंबर पर जोधपुर, चौथे नंबर पर भीलवाड़ा। पहले 4 तो याद रखो। प्रचलित कीमतों पर जीएसवीए में उप क्षेत्रों का योगदान। सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित कीमतों पर जीएसवीए, सकल राज्य मूल्यवर्धन में उप क्षेत्रों का योगदान। कृषि क्षेत्र का उपक्षेत्र, कृषि आपने पढ़ी थी ना, लगभग 26%। अब कृषि क्षेत्र को भी कुछ उपक्षेत्रों में बांटा गया है, जैसे पशुधन लगभग 12 पॉइंट समथिंग प्रतिशत, 12.59% पशुधन है। और फसलें 12.43, मतलब फसलों की तुलना में पशुधन ज्यादा है। तो ये 26 पॉइंट समथिंग बन जाएगा। समझ गए? पहले 17-18% कृषि होता था और 9% के आसपास पशुधन होता था, आज से 10-12 साल पहले। अब ये लेटेस्ट डेटा है।
पुराने टाइम पे जब आप किताबों को भी पढ़ते होगे, कोचिंग के नोट्सों को भी पढ़ते होगे, तो लगभग ये पढ़ते होगे कि कृषि का योगदान राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में लगभग 26 से 28% है राउंड फिगर में, जिसमें से 17-18% कृषि और लगभग 9% के आसपास पशुधन का योगदान है। अब नया डेटा बदल चुका है, पशुधन कृषि की तुलना में ऊपर हो गया है थोड़ा सा। कितना? 12.6% पशुधन। इसको इस तरीके से याद करना, लगभग 12.6% पशुधन, समझ गए, और लगभग 12.5% कृषि। तो 12 24 25 पॉइंट समथिंग, मतलब ये 26% के आसपास बन जाएगा मोटा मोटा सा। अब अभी तो और भी है ना, तीसरा वानिकी आ गया। वानिकी का योगदान 1.77%, मत्स्य पालन का योगदान 0.14%। अगर ये सारा जोड़ दिया जाए तो ये 26 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। अब इसको इस तरीके से पकड़ो, कृषि क्षेत्र के उपक्षेत्र, कृषि को आपने पकड़ा था ना, सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि का योगदान 26 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और फिर आपने उद्योग का 28 पॉइंट समथिंग, फिर आपने सेवा क्षेत्र का 45 पॉइंट समथिंग। अब इनको क्षेत्रों को उपक्षेत्रों में बांटना है अपन को। कृषि कितने उपक्षेत्रों में बांटी जाती है? पशुधन, फसलें, वानिकी, मत्स्य पालन, ये चारों मिलकर कौन सा क्षेत्र का निर्माण करते हैं? कृषि का। और ये डेटा में जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं, ये आरएस लेवल की तैयारी है, बढ़िया पेपर, टफ पेपर। कौन कहता है 40% नंबर नहीं बनते? इस तरीके से पढ़ के देखिए, क्यों नहीं बनेंगे? 60% प्लस बनेंगे, 70% प्लस बनेंगे। ऐसे सवालों पर रेंज पकड़ो अपनी। तो कृषि क्षेत्र के उपक्षेत्रों का योगदान कितना है? जैसे पशुधन 12.6, पशुधन 12.6, कृषि 12.5, वानिकी 1.77, मत्स्य पालन 0.1, वानिकी 1.77, मत्स्य पालन 0.1। अब देखो, राजस्थान की इकोनॉमी में जो करंट का डेटा होता है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर आरएएस सब इंस्पेक्टर के पेपर पूरे फंसते हैं उस करंट डेटा पे। लगभग 15-20% सवाल इन पे जाते हैं। आप जो बोलते हैं ना इकोनॉमिक सर्वे में सवाल आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे में सवाल आते हैं, वो ये चीज होती है। इनको पूछेगा ही पूछेगा वो, अगर बढ़िया एग्जामिनर होगा, बढ़िया पेपर सेट कर रहा होगा, तो ऐसे सवाल जाएंगे। तो कृषि क्षेत्र लगभग 26% के आसपास है, मोटा मोटा सा। अभी आपने पढ़ा। अब ये कृषि क्षेत्र के उपक्षेत्र हैं, तो इनका आप राउंड फिगर में परसेंटेज जरूर याद कर लेना। आगे आ गया भैया औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक भी आपने पढ़ा था भाई, 28% के आसपास पढ़ा था ना आपने औद्योगिक। राजस्थान के सकल मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान अभी आपने पढ़ा था लगभग 28 पॉइंट समथिंग के आसपास, ठीक है। अब औद्योगिक क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र 11.58%, विनिर्माण के बाद निर्माण 9.47%, खनन एवं निर्माण लगभग 3 पॉइंट समथिंग प्रतिशत, विद्युत लगभग 2.81। अब इनको कैसे याद करना है तुम्हें? विनिर्माण राउंड फिगर में याद करो 12%, विनिर्माण 12%, निर्माण 10%, खनन एवं निर्माण 4% और विद्युत 3%। ऐसे अपने खुद के डेटा बना लिया करो, समझ गए। विनिर्माण एक लाइन में लिखो, विनिर्माण, निर्माण, खनन एवं निर्माण और विद्युत 12, 10, 4 और 3। विनिर्माण 12%, निर्माण 10%, खनन एवं निर्माण 4% और विद्युत 3%। देखो, तुमको चाहे पसंद आ रहा हो, चाहे पसंद नहीं आ रहा हो, चाहे तुमको इसको पढ़ने में मजा आ रहा हो, चाहे मजा नहीं आ रहा हो, एग्जामिनर तो ऐसे ही बनाएगा। और ऐसे ही त्राई पूरे राजस्थान में मचती रहेगी। 40% के लिए रोना, ऐसा ही रोते रहेंगे लोग बाग। अगर आपको स्मार्ट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट बनना है और ऐसा स्टूडेंट बनना है कि कैसा भी पेपर एग्जामिनर बना ले, हमारा टॉप 10 टॉप 20 रैंक कोई नहीं रोक सकता, तो इस प्रकार से आप पढ़ना सीखें। जब तक ये पढ़ने में बदलाव नहीं करोगे, इस लेवल पे नहीं पढ़ोगे, तब तक भाई मेरिट तो हमेशा टफ ही रहेंगे, ठीक है। ऐसे पढ़ा जाता है। तो ये उद्योग क्षेत्र में, तो कृषि क्षेत्र में 26%, कृषि क्षेत्र के उपक्षेत्रों को लिख लेना, लगभग परसेंटेज लिख लेना। उद्योग क्षेत्र लगभग 28%, इसके उपक्षेत्रों को लिख लेना, लगभग परसेंटेजों को लिख लेना।
अब किताब वाला चाहे 11.58 लिख रहा है, 9.47 लिख रहा है, 3.30 लिख रहा है, 2.81 लिख रहा है, तो ऐसी डिजिट याद नहीं होती, राउंड फिगर पे लिख लो, क्योंकि वहां जब पेपर में आएगा ना कौन सा सही सुमेलित है या नहीं है, या क्या क्या योगदान है सही है, तो जब आप राउंड फिगर पे होंगे ना तो आप पकड़ जाओगे। जैसे मान लो इसका मैंने 11.58% का 12 लिखाया, तो आप क्लियर हैं कि 11.58 लिखे, 48 लिखे, 11.76 लिखे, 11.86 लिखे, कुछ भी लिखे, वो 12 के आसपास है। निर्माण दूसरे नंबर पाएगा, 9.47 लिखे, 9.30 लिखे, 9.74 लिखे, 9.96 लिखे, कुछ भी लिखे, ये 10% के आसपास आएगा। और खनन और निर्माण 3.30 लिखे, 3.40 लिखे, 3.70 लिखे, राउंड फिगर 4। विद्युत 2.81, 2.90, 2.18, कुछ भी लिखे, राउंड फिगर 3। अब आएगा सेवा क्षेत्र। अच्छा, स्कीम वार बजट परव्यय, वर्ष 2024-25 में स्कीम वार परव्यय कुल 2,09,633.99 करोड़ रुपए रखा। मतलब स्कीम के अनुसार 24-25 में कुल खर्चा 2,09,633 करोड़ रुपए रखा। इसको छोड़ दो, इस पॉइंट को रखो। देखो ऐसे याद रखो, इन विभिन्न क्षेत्रों में जो बजट आवंटित हुआ वो 2024 में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए रखा। इसको ऐसे याद कर लेना। 2024-25 में हर स्कीम के लिए कुल परव्यय कितना रखा? कुल 2,09,000 करोड़ रुपए, 2,09,000 करोड़ रुपए कुल योजनागत परव्यय रखा। अब किन किन क्षेत्रों में कितना कितना परसेंटेज व्यय किया, ये बहुत मोटा, बहुत तगड़ा सवाल है जो हर परीक्षा में आता है, बड़ी अच्छी परीक्षा में, जो आपको याद करना है। बहुत सॉलिड सवाल ये। इसमें से कोई से भी 4 पॉइंट एग्जामिनर पूछेगा और वो ये सवाल डालेगा, राजस्थान में बजट सत्र 2024-25 में योजनागत परव्यय में रखे गए अनुदानों में से या परव्यय में रखे गए राशि या मूल्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब इनमें से जो ये जितने ना सामाजिक और सामुदायिक सेवा 54 पॉइंट समथिंग, ऊर्जा के क्षेत्र में 14 पॉइंट समथिंग रुपए खर्च किए गए, ग्रामीण विकास में 9 पॉइंट समथिंग खर्च किए गए, परिवहन में 6.38 6 पॉइंट समथिंग, कृषि और संबंध क्षेत्र में 5 पॉइंट समथिंग, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण में 3 पॉइंट समथिंग, सामान्य सेवाओं में 2 पॉइंट समथिंग, आर्थिक सेवाओं में 2 पॉइंट समथिंग, उद्योग और खनिज में 1 पॉइंट समथिंग, और विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रमों में 1। ठीक है, अब इसको पढ़ा कैसे जाएगा? इनमें से कोई सी 4 योजना पकड़ी जाएंगी और ये उनके परव्यय का परसेंटेज पकड़ा जाएगा। तो पहला सवाल तक एग्जामिनर ये पूछेगा, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, एक सवाल। दूसरा सवाल ये बोलेगा, बजट सत्र 2024-25 में योजनागत परव्यय के अंतर्गत विभिन्न मदों को अनुदानित राशियों के हिसाब से सही क्रम क्या है, या सर्वाधिक राशि कौन सी योजना में योजनागत परव्यय में की गई। तो फिर इसमें आपका फर्स्ट आंसर आ जाएगा, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं में सबसे ज्यादा की गई। समझ गए? निम्नलिखित योजनागत परव्यय में सबसे कम राशि किस योजनागत परव्यय को प्रदान की गई या अनुदानित की गई? सबसे कम। तो इनमें से कोई से 4 पकड़ेगा तो उनमें जो सबसे कम रहेगा वो लगाना है। और एक और सवाल बन जाएगा, बजट सत्र 2024-25 में निम्नलिखित योजनागत परव्यों में अनुदानित राशि का सही क्रम है, मतलब पहले नंबर पे कौन सी, दूसरे पे कौन सी, तीसरे पे कौन सी। तो अब मैं ये हैं कितनी हो गई है भाई, ये टोटल लगभग 10 हैं, लेकिन मैं इनमें से 11 हैं, लेकिन मैं इनमें से आपको 4 या 5 निशान लगवा रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से। उन 5 को तो आप कम से कम याद करना। देखो ये पक्का याद करो, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं में लगभग कितना परसेंट योजनागत परव्यय किया गया? 54%।
जो एक योजनागत परव्यय में सबसे ज्यादा है, लगभग 54%। ऊर्जा के क्षेत्र में पक्का लगभग 14%। अच्छा, इन सवालों को जब कोई आदमी नहीं पढ़ के जाता है ना, पेपर में आते और मान लो तुक्का मारना पड़े, तो फिर आदमी क्या सोचेगा, यार ऊर्जा पे बहुत बड़ा काम हो रहा है, यार ऊर्जा बहुत ज्यादा चाहिए, सरकार का ऊर्जा ही ऊर्जा प्लान है, और ऊर्जा महंगी भी होती है, हो सकता है ऊर्जा ही पहले नंबर पे हो, लेकिन ऊर्जा योजनागत परव्यय में कौन से नंबर पर है, दूसरे पे। इसमें कितना किया जा रहा है, लगभग 14%। ग्रामीण विकास लगभग 9%। राउंड फिगर में पकड़ना, 54%, 14%, 9%। परिवहन को पकड़ लो, चलो कोई बात नहीं, 6%। आगे बढ़िए। कृषि और संबद्ध क्षेत्र को जरूर पकड़ो, ये 100% होता है, लगभग 5%। और एक पकड़ लो, उद्योग एवं खनिज, लगभग 1%। तो कृषि और संबंध क्षेत्र में कितने परसेंट रुपए खर्च किए गए, 5%। उद्योग और खनिज में कितने किए गए, 1। नाम तो है उद्योग और खनिज, देखने में तो ऐसा लगता है सबसे ज्यादा इसी पे हो रहा होगा क्या, लेकिन कृषि और संबंध क्षेत्र से भी कम हो रहा है। तो जब वो क्रम पूछेगा ना कि बजट सत्र 2024-25 में योजनागत परव्यय के मामले में निम्नलिखित मदवार व्यय को क्रम से व्यवस्थित कीजिए, कौन कौन सी मद में कितना कितना परव्यय किया जा रहा है, उसको क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो देखो, उद्योग और खनिज 1%, कृषि संबद्ध क्षेत्र 5%, सामाजिक और सामुदायिक सेवा लगभग 54%, ऊर्जा 14%, ग्रामीण विकास 9%, परिवहन को देख लेना, देखो तो 6%, और 2 ये पकड़ लेना, कृषि में 5, कृषि और संबंध क्षेत्र में 5, उद्योग और खनिज में 1, और बाकी छोड़ दो। इनको क्रम, जब इनका ये डिजिट याद हो जाएगी ना, 54%, 14%, 9%, 6%, 5%, 1%, तो आपको ये भी पता चल जाएगा पहले पे कौन सा, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा। और बड़ा सॉलिड और बड़ा सेट सवाल 20 साल से हम देख रहे हैं। और ऐसा सवाल कि ऐसे सवालों को जब पकड़ते हो ना, तो भीड़ में से तीर की सी तरह एकदम ऊपर निकल जाते हो। समग्र ग्रामीण विकास और सामाजिक समावेशता, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजीव। अब देखो ये क्या चीज है, कुछ विशेष संस्थाएं हैं, उनके बारे में देखिए। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजीव का बोला जाता है इसको, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। तो राजीविका की स्थापना कब हुई भाई, सिंपल फैक्ट याद कर लो, स्थापना 2010 याद कर लेना। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका निर्माण करने वाली विकास परिषद, ठीक है। स्थापना कब हुई है, 2010 में। इसका अध्यक्ष कौन होता है भाई, मुख्यमंत्री। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है, मुख्यमंत्री। कृषि उत्पादन देखिए, अब वृद्धि या कमी 2025-24-25 में, देखो इसका मतलब क्या है, 2024-25 की ये आर्थिक समीक्षा है, क्योंकि 2025-26 तो अभी चल रहा है। 2025-26 तो 31 मार्च को खत्म होगा आपके रीट मेंस के एग्जाम के बाद में। तो समीक्षा किसकी हुई है, पिछले वित्तीय वर्ष की। तो इस समय 2025-26 चल रहा है, तो पिछला वित्तीय वर्ष कौन सा था, 2024-25। तो अब जो भी डेटा आएगा वो 2024-25 के संदर्भ में आएगा कि भाई 24-25 में, वित्तीय वर्ष 24-25 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन है, उसमें वृद्धि हुई है या कमी हुई है 2024-25 में। तो कुल खाद्यान्न में 10.67% की वृद्धि। अब 2024-25 में अगर खाद्यान्न में वृद्धि लगभग 10% की हो रही है, तो ये कौन से वित्तीय वर्ष की तुलना में होगी, इससे पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में होगी। तो 24-25 का पूछ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि 2023-24 में जितना खाद्यान्न हुआ था उसकी तुलना में 2024-25 में खाद्यान्न में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 10.67% की वृद्धि हुई है। कुल अनाज में कुल खाद्यान्न में राजस्थान में 2024-25 में लगभग 10% कर लेना, कुल अनाज में लगभग 5% कर लेना, कुल दलहन में लगभग 43% कर लेना, कुल तिलहन में लगभग 4% कर लेना, कुल गन्ने में लगभग 21% कर लेना, कुल कपास में लगभग 29% कर लेना। क्या खाद्यान्न में लगभग 10% की वृद्धि,
कुल अनाज में 5% की वृद्धि, कुल दलहन में 43% की वृद्धि, कुल तिलहन में 4% की कमी। तिलहन में क्या हुई है? कमी। कुल गन्ना में 21% की वृद्धि, कुल कपास में 29% की कमी। समझ गए? अब आगे देखो, बस इतना बहुत है। अब यहां सुन लो, पहले सवाल क्या बन सकता है इस जगह पे। इस जगह पर एक कमी दो जगह पे हो रही है, एक तो तिलहन में और एक कपास में। अब एग्जामिनर देखो कैसा सवाल पूछ सकता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी मद में या कौन सी जिन्स में या कौन सी फसल में कमी हुई है? मतलब वित्त वर्ष 2024-25 में 2023-24 के मुकाबले या 23-24 की तुलना में कमी दर्ज की गई है, मतलब कमी हुई है। समझ गए? और ऑप्शन देगा 4, 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन और 4 ऑप्शन। कुल खाद्यान्न में कमी, अनाज में कमी, दलहन में कमी, तिलहन में कमी। तो कमी किस में हुई? तिलहन में। या हो सकता है कपास डाल दे तो कपास में कमी। तो आपको दो चीज याद करनी है कि राजस्थान में तिलहन और कपास, इन दोनों में 2024-25 में कमी हुई है पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में। एक सवाल तो ये बन रहा है। अब दूसरा सवाल तो भाई जानलेवा है कि 2024 वित्त वर्ष 2024-25 में पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में मदवार दर्ज वृद्धि या कमी में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब 4 डालेगा। कुल खाद्यान्न अब हो सकता है 10.67 या 10.50 दे दे, या हो सकता है 8 पॉइंट समथिंग कर दे। कुल अनाज 5 पॉइंट समथिंग कर दे। दलहन में हो सकता है 43 पॉइंट समथिंग कर दे, या 45 पॉइंट या 47 पॉइंट समथिंग कर दे। तो ये राउंड फिगर पे याद करना, 10%, 5%, 43%, 4%, 21 और 29। लेकिन अगर ऐसा सवाल आया तो ये सवाल इसीलिए बनते हैं कि आरएस प्री की मेरिट 33% बने। ठीक है, क्योंकि जब इनको ही कोई रट जाएगा तो फिर तो वो 60-70% से ऊपर नंबर लाएगा और दुनिया 30-35% पर रह रही होगी। मैं आपको सारे प्रकार के सवाल खोल रहा हूं। अब ये तुम्हारी क्षमताओं पर निर्भर करेगा कि तुम किस लेवल पे अपने आप को ऊपर ले जाते हो। समझ गए? क्योंकि हम इस उद्देश्य से पढ़ाएंगे। अभी तो ये 3rd ग्रेड मेंस है, 1st ग्रेड का फर्स्ट पेपर, 2nd ग्रेड का फर्स्ट पेपर, ईओआरओ जो हम अगली परीक्षाओं के लिए पढ़ा रहे हैं, और पीटीआई फर्स्ट पेपर उसमें हम इस लेवल पे पढ़ा रहे हैं। इस लेवल पे पढ़ाने का प्रयास करेंगे, बेसिक को भी और करंट को भी। जो हमारे ऐप पे, ऐप जीके विद डी पाराशर पर जो कक्षा कार्यक्रम चलेगा, कि उससे ऊपर फिर स्टेट में कोई ना हो। चाहे कोई नए से नया और पुराने से पुराना कोई भी पढ़ा रहा है, चाहे पढ़ रहा है, रेंज उससे ऊपर कोई ना हो। अब उसमें फिर आपको इस लेवल की प्रैक्टिस पे आना पड़ेगा। जब आप इस लेवल की प्रैक्टिस पे आओगे तब फिर अंतर महसूस हो जाएगा अपने आप ही। किस में महसूस हो जाएगा? नंबरों में महसूस हो जाएगा, जो पिछली बार पढ़ने से आए थे और इस बार पढ़ने से आएंगे। ये भाई आपका राजस्थान में 2024-25 में उत्पादन और उत्पादन में वृद्धि और कमी का आंकड़ा ये कृषि उत्पादन में। ठीक है, अब प्रमुख फसलों के उत्पादन का तुलनात्मक विवरण। चलो आज की क्लास को यहीं रोक लेते हैं, और आपकी क्लास 6 तारीख हो गई, कल 7 और परसों 8। परसों आपका करंट अफेयर जो भी बच रहा है वो खत्म हो जाएगा। पीडीएफ आपको हमारे ऐप जीके विद डी पाराशर पर मिली चुकी होगी। वहां आप अपना पीडीएफ दोनों आपके हाथों में होंगी। उनको आप जितना तेजी से याद कर सकते हैं, जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना करिए। लेकिन एक चीज जरूर तय है कि मेरी क्लास लेने के बाद पढ़ने का एक नया तरीका मिलता है। सवाल कैसे बनते हैं, सवाल क्रिएट किए जाते हैं, पढ़ने का एक दृष्टिकोण डेवलप होता है और चीजों में सरलता बनती है। जैसे मान लो आज मैंने आपको ये डेटा जो है ना, इनके आधार पर बताया कि राउंड फिगर में ऐसे समथिंग ये समथिंग समथिंग क्रम पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाता है, ये पूछा जाता है। सामान्यतः अगर स्टूडेंट में इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, 2-4-5 साल की तैयारी से इतना अनुभव नहीं आता, तो वो सब कुछ रटने लग जाता है। अब सब कुछ रटने लगेगा तो आपने देखा होगा इकोनॉमी के डेटा कितने खतरनाक है। हो सकता है 2-4-5 साल तक याद ही नहीं हो। इनको पढ़ने का एक टैक्ट होता है, एक स्टाइल होता है। अगर वो आप उस टैक्ट और उस स्टाइल से पढ़ोगे तो यही बड़ी सरल लगने लग जाएंगे। ठीक है, और सीधे पॉइंट की बात कि भाई काम की चीज चूके नहीं
और फालतू चीज़ों के लिए टाइम वेस्ट के लिए टाइम भी ना हो। ये बस पढ़ने का तरीका होता है। चलिए 3 क्लास मतलब कल और परसों ख़त्म करेंगे भाई, चाहे 1-2 क्लास ज़्यादा लेनी पड़े या जैसे भी। अब हमारी क्लास लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास होगी और यूट्यूब पे आएगी ये भी, और आगे 3 क्लास और आएंगे।